Hello student, this is Sapna Baid, Faculty of Economics and Business Environment for CSEET students. तो आज का सेक्शन चैप्टर 7 विच इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट पे आपका का पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। आप सक्सेसफुल होंगे, फेलियर होंगे, क्या रिस्क है, अनसर्टेनिटी है विद द एनवायरनमेंट, ये हम आज इस चैप्टर पे पढ़ेंगे। इन इंडिया जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये हो जाता है कि आप बिजनेस को कितने आसानी से, कितने मिनिमम ऑब्स्टेकल पे आप कर पाते हो। तो जो गवर्नमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन या जो एनवायरनमेंट मिनिमम हिंड्रेंस पैदा करती है, वहाँ बिजनेस जल्दी स्टार्ट होता है, जल्दी सक्सेसफुल होता है एंड प्रॉफिट मेकिंग होता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जितना अच्छा होगा इकोनॉमी में, इंडिया में, उतना बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए आएगा। तो बाहर की कंपनी, फॉरेन कंपनीज इंडिया में क्या देख रही है कि इंडिया में बिजनेस करना कितना आसान है, इंडिया में स्टार्टअप करना कितना आसान है। जितना आसान होगा, जैसे परमिशन मिलना, लीगल जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं, वो कितने जल्दी, कितने दिनों में कंप्लीट हो जाती है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है कि नहीं है। तो दीज आर द इंडिकेटर्स जो आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग आपको एक रैंकिंग देगा, और उस रैंकिंग के हिसाब से कोई इकोनॉमी में आपके इन्वेस्ट करेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में ये सारे सेक्शन आज हम करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट with business environment chapter 7 CSEET। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट एक फर्म के लिए, ठीक है, फर्म के लिए क्या है, एक फर्म के लिए, उसके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट, इमीडिएट बिजनेस एनवायरनमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए उसका खुद का ऑर्गेनाइजेशन, उसके सप्लायर्स, उसके कस्टमर्स, उसका जो मार्केट में वो डील करता है, इंटरमीडियरीज एंड कंपिटिटर्स, दिस आर ऑल इमीडिएट जिसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट है। वो फर्म सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, उसके पास क्या रिस्क है, ये सारा डिपेंड करेगा कि उसके सप्लायर्स उसके ऊपर फेथ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, कस्टमर उसको कैसे डील कर रहा होता है, कस्टमर उसको कैसे मिल रहे हैं, किस टाइप के मिल रहे हैं, कौन से काइंड ऑफ मार्केट में है, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, डिजिटल मार्केट, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, किस टाइप का मार्केट में वो डील कर रहा है, क्या इंटरमीडियरीज हैं एंड कंपिटिटर्स हैं, ये सारे उसके इमीडिएट बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं। और उसके साथ साथ डेमोग्राफिक पैटर्न जिसको हम पॉपुलेशन का पैटर्न बोलते हैं, वो पॉपुलेशन भी आपका इमीडिएट बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब जिस पॉपुलेशन के लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो, वो पॉपुलेशन मैटर करेगा। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमी में रिसेशन है क्या है, गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, लीगल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, तो दिस इज द बिजनेस एनवायरनमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? Business environment means the person who are surrounding me, the environment which is surrounding me, the system which is surrounding me as a firm, and the total economic atmosphere. So it can be political atmosphere, it can be economic atmosphere, it can be legal, it can be anything which affects me. तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या, जो मुझे अफेक्ट करे, मुझे मतलब एज अ फर्म मुझे अफेक्ट करे, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो मुझे अफेक्ट करे, वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बेसिकल अब थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं एंड डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू किथ डेविस, business environment is the aggregate of all condition, events, influence that surrounds and affect it। तो ये सारे कंडीशंस एंड इवेंट जो मेरे आसपास हो रहे होते हैं, जो मेरे बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट करेंगे, मुझे अफेक्ट करेंगे, मेरे एनीथिंग विच इज सराउंडिंग मी, the environment of a company as a pattern of all external influence that affects its life and development according to Andrews। तो एंड्रयूज ने ये बोला कि जो environment, जो इकोनॉमिक environment कंपनी के आसपास है, ठीक है, इकोनॉमिक environment जो मेरे आसपास है, जो मेरे लाइफ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, वो सारा हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स एनीथिंग
which is surrounding the firm, and it affects its decision making, which is very integral to its development, very integral to its life, is known as business environment. The problem with business environment is, of course, it is dynamic, changing, it is dynamic and uncertain, बहुत ज़्यादा uncertain है, और uncertain के वजह से इसका risk आता है। ठीक है, तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यदि आप उस जैसे सपोज अभी यदि कोरोना का सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, और उस सिचुएशन इट पोजेस अ थ्रेट, इट पोजेस अ रिस्क, इट इज अनसर्टेन बिजनेस। आने वाले दिनों में आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, प्रोडक्ट बन भी पाएगा नहीं बन पाएगा, सो ऑल दिस इज वेरी वेरी अनसर्टेन। सो बिजनेस एनवायरनमेंट is always changing, situation अच्छे से बुरा हो जाता है, बुरे से अच्छा हो जाता है, it is always changing, it is dynamic and it is uncertain. So because of this dynamism, it is some of all factors outside control and management of the company. ठीक है, कंपनी का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कुछ हद तक वो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं कंट्रोल कर सकता। इंटरनली वो बहुत कुछ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट एक सप्लायर को, कस्टमर को, इकोनॉमिक डिसीजंस को, गवर्नमेंट को एक फर्म कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। सो हियर लाइज द प्रॉब्लम, हियर लाइज द रिस्क, हियर लाइज द जिसको बोलते हैं लॉस या प्रॉफिट होगा। ये डिपेंड ही करेगा इस बात पे कि आप उस जो एक अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है उसके लिए आप कितना प्रिपेयर्ड हो, कितना उस सिचुएशन को आप हैंडल कर पाते हो, और इस थ्रेट को, जो भी आपका थ्रेट है, एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, सोशल, उस थ्रेट को आप कितना अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाते हो। दैट इज हाउ एक छोटा स्टार्टअप बड़ा बन जाता है, एक छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस बन जाता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट includes all stakeholders, suppliers, industry trend, technological development, economic factors, ये सारे business environment है। So what are the features? Features is it is very very dynamic, complex है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ, political, social, legal, supplier, customer, इतने सारे mix up चीजें हैं, तो एक फर्म के लिए डिसीजन ले पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, अनसर्टन, क्योंकि यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, यू कैन नॉट कंट्रोल, इट इज मल्टी फैसेट। एक ही चीज को आप, एक ही फैक्टर को आप मल्टी फैक्टर बोल सकते हो, मल्टी चीजें हैं एक ही चीज में। जैसे यदि मैं बोलूं कि इकोनॉमी में सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर मतलब सोशल कल्चर, वहाँ के लोगों का कल्चर, वो कितने रिलीजियस है, नॉन रिलीजियस है, तो दिखने में ये रिलीजियस फैक्टर है, ये सोशल फैक्टर, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, पॉलिटिकल फैक्टर, और पॉलिटिक्स फिर इसको फिर इकोनॉमिक, क्योंकि पॉलिटिकल जो पार्टी होगी वो ऐसे डिसीजन ले लेगी जो इकोनॉमिक हो जाएगी। ठीक है, जैसे से इफ आई एम कि कुछ वो बैन कर देती है, सपोज सोशल फैक्टर की वजह से यदि बीफ बैन हो जाता है, ठीक है, तो बीफ एक सोशल कस्टम है, खाना ना खाना, इट इज अ सोशल कस्टम, उसको मैंने रिलीजन के साथ जोड़ दिया, और रिलीजन से हम पॉलिटिकल डिसीजन पे आ गए, डिसीजन फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा। ठीक है, बिजनेस, बीफ से जुड़ी हुई जो बिजनेस है, बीफ का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, बीफ इटसेल्फ, तो ये सारा एक फर्म के लिए जो बीफ रिलेटेड प्रोडक्ट बेचता हो या बीफ का ऑल्टरनेटिव बेचता हो, दोनों अफेक्टेड होंगे। So this is how a firm is affected by social problem, which is converted into a religious one, converted into a political one, and finally into an economic one. So ये सारा एक मल्टी फैक्टर होता है, तो ऐसे एक्सक्लूसिव नहीं बोल सकते कि एक ही फैक्टर है, एक फैक्टर के पीछे 10 लंबी चेन होती हैं, जिसकी वजह से ये मल्टी फैसेट बन जाता है, फार रीचिंग इम्पैक्ट है। ठीक है, कोई भी इन्वायरमेंट का फार रीचिंग, अभी का डिसीजन अभी कोई इम्पैक्ट नहीं करता, फ्यूचर लाइफ लॉन्ग उस फॉर्म को इम्पैक्ट कर सकता है। हो सकता है वो जिसको बोलते हैं एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन हो, जो उसको आने वाले 50 साल तक उसको प्रॉफिट दे जाए, या फिर ऐसा डिसीजन जो मोन्यूमेंटल मिस्टेक काइंड ऑफ, तो इससे उसकी फर्म को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सो ऑल प्रॉब्लम्स आर रिलेटिव। ठीक है, एक्स और वाई आपस में रिलेटिव फैक्टर्स हैं, कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सक्लूसिवली काम नहीं करता, इट इज रिलेटेड टू अदर फैक्टर्स एज वेल। ठीक है, व्हाट आर द मेन फीचर्स? All the external forces include all the forces, institution and factors which directly or indirectly affect your business organization.
देयर आर सर्टेन जनरल फोर्सेस एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक फोर्स होते हैं, कुछ जनरल फोर्स होते हैं। सीएसडब्ल्यूटी का क्वेश्चन हो सकता है। जैसे पॉलिटिकल बोले, पॉलिटिकल फैक्टर क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर एक जनरल फैक्टर, तो स्पेसिफिक फैक्टर क्या है? सप्लायर आपका एक स्पेसिफिक फैक्टर है। ठीक है, तो दे आर स्पेसिफिक फैक्टर्स एंड जनरल फैक्टर्स। इंटर रिलेशन, ऑल फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड। सो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया देखो, फॉर एग्जाम्पल इंक्लिनेशन ऑफ यूथ टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, द डिमांड फॉर फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग। तो हमारा जो कल्चर है वो यदि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पे आ रहा है, और हम जो यूरोप में खाना खाते हैं, यूरोपियन फूड होते हैं, उस फूड हैबिट को यदि हम अपना लेते हैं, तो इंडिया का फूड जो बिजनेस है, फास्ट फूड का जो बिजनेस है, वो बहुत तेजी से चेंज हो जाएगा। सो डिमांड फॉर फास्ट फूड इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो कल्चर इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, कल्चर इज रिलेटेड टू बिजनेस डिसीजन। अनसर्टेनिटी इज वेरी वेरी अनप्रडिक्टेबल। जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, चाहे कोई सा भी स्पेसिफिक हो, जनरल फैक्टर हो, बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, जिसकी वजह बहुत फास्ट चेंज करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट के डिसीजन चेंज हो जाते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, पॉपुलेशन का कल्चर, पॉपुलेशन का मैप बदल जाता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल जाते हैं, इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में चेंज आता है, जिसकी वजह से भी एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। तो ये जो अनसर्टेन चीजें हैं, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनाते हैं, और अनप्रेडिक्टेबल से ही रिस्क आ जाता है। ठीक है, तो फैशन इंडस्ट्री बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। सो इट इज डायनामिक, चेंज होने का मतलब डायनामिक होता है, फ्लेक्सिबल, कीप चेंजिंग, कंटिन्यूअसली चेंज करता है, स्टैटिक नहीं है, रिजिड नहीं है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको मॉनिटर कर सकें, एसेंशियल टू मॉनिटर। वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इन्वायरमेंट को स्कैन करना तो इजी हो जाता है, क्या हो रहा है वो तो ये देख रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा, फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या होगा, कितने एक्सटेंड तक होगा, ये मेजर कर पाना बहुत कॉम्प्लेक्स है। How this change will influence your decision. Sometimes change may be minor, but it might be large impact. For example, a change in government policy to increase the rate by 5% may affect the income of the company by a large amount. ठीक है, गवर्नमेंट के लिए हो सकता है वो बड़ा छोटा डिसीजन हो, लेकिन उस छोटे डिसीजन का इम्पैक्ट बड़ा डिसीजन पे हो जाता है, फर्म के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल डिसीजन हो सकता है। सो इट मेक्स द थिंग्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। Relativity, the impact of business environment may differ from company to company or from country to country. For example, when a consumer organization CS published the report of finding pesticide in cold drink resulted in decrease in sale of cold drink. On the other hand, it increased the sale of juice and other drink. ठीक है, तो रिलेटिव है। ठीक है, जैसे यदि फूड, जैसे एक फ्रूट ड्रिंक यदि हम ले, रियल रियल जूस एंड से पेप्सी, तो पेप्सी के अंदर यदि कोई पेस्टिसाइड या केमिकल ऐसा पाया गया, ऐसा रिसर्च यदि हो गया, रिपोर्ट यदि आ गई, तो इसका असर सीधा दूसरी इंडस्ट्री पे होगा, रियल के फ्रूट जूस ज्यादा बिकेंगे। तो ये रिलेटिव है। ठीक है, इसका एनवायरनमेंट क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट वाला प्रोडक्ट, और इसका एनवायरनमेंट क्या हो गया, इसके सब्स्टिट्यूट वाला प्रोडक्ट। तो एक का बिजनेस डिसीजन दूसरे के बिजनेस डिसीजन से अफेक्ट करता है। Now, types of environment: technological, economic, political, demographic, social, competitive and global. These are external. तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको इनके एग्जाम्पल्स गिवन होंगे, आपको जस्ट बताना है ये कौन सा एनवायरनमेंट है। टेक्नोलॉजिकल है, इकोनॉमिक है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑन्टरप्रेन्योर्स, मैनेजर, वर्कर, कस्टमर, ये इंटरनल होते हैं, जिसको वो कंट्रोल कर सकता है। एंटरप्रेन्योर खुद के डिसीजंस को कंट्रोल कर सकता है, मैनेजर को मॉनिटर कंट्रोल कर सकता है, वर्कर बदल सकता है, स्किल्ड ले सकता है, उनको ग्रुप में डिवाइड कर सकता है, डिपार्टमेंट में डिवाइड कर सकता है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रॉपर वो कर सकता है, कस्टमर भी कुछ हद तक वो तय कर सकता है। लेकिन ग्लोबल फैक्टर जिसको वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बट इट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्लोबल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदलती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स बदलते हैं, social factors and competitive factors. So these are the factors. Business environment होता है ये, economic environment, political environment, legal environment and so on. तो सबसे पहले
political environment. The political environment affects the economic environment in economic business. Legislature at local, state, and federal levels may provide incentives or tax breaks to companies, or they can impose regulation that restrict business transactions. In the latter case, for example, if a political body states that a company must include a certain chemical in its product, the cost of the product differs. ठीक है, कोई भी फर्म के लिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जैसे एमपी हो गया, एमएलए हो गया, वहाँ का पंचायत हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का गवर्नमेंट, ये इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो लोग क्या लेजिस्लेशन पास करते हैं, क्या रेगुलेशन पास करते हैं. वो आपके बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट करेगी या आपके बिजनेस को ओपन अप करेगी. जैसे यदि कोई केमिकल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, केमिकल जो आपके फैक्ट्री में शायद यूज होता था, यदि उसको बैन कर दिया जाए तो आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा. हो सकता है दूसरा केमिकल बड़ा महंगा हो और वो आपके कॉस्ट को बढ़ाए. ठीक है, तो कॉस्ट बढ़ेगा, तो जब कॉस्ट बढ़ता है नेचुरली ये प्राइस पे असर डालता है, प्राइस इंक्रीज करता है. प्राइस इंक्रीज करेगा तो कस्टमर, हमें पता है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड डिक्रीज कर सकता है, और डिमांड डिक्रीज करने से क्या होगा, रेवेन्यू कंपनी की फॉल हो जाएगी. ठीक है, तो गवर्नमेंट का डिसीजन कॉस्ट फर्क कर गया, कॉस्ट ने प्राइस पे असर डाला और प्राइस ने डिमांड को डिप्रेस कर दिया, जिसके वजह से जो फर्म है उसकी रेवेन्यू कम हो गई. तो कस्टमर मस्ट डिटरमाइन वेदर ही वांट्स टू परचेज दैट प्रोडक्ट जो कि महंगा है. इफ ही डज नॉट परचेज, यदि वो महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है तो कंपनी को रेवेन्यू नहीं मिलेगी. ये सब क्यों हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन पास कर दिया, एक रूल पास कर दिया, जिसकी वजह से जो केमिकल वो कंपनी यूज कर रही थी वो केमिकल अब या तो आपको यूज करना है, जिसकी वजह से वो केमिकल महंगा हो गया, या आप यूज मना कर दिया, तो आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा. तो दोनों तरफ से हम देखें तो जिसके वजह से कंपनी के कॉस्ट बढ़ते हैं और कंपनी को ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, रिसेशन. कंपनी जब प्रोडक्ट बना रही है वो यही सोच के बनाती है कि प्रोडक्ट मेरा बिकेगा, लेकिन जब बेचने का टाइम आता है तब इकोनॉमी में यदि रिसेशन चल रहा हो, रिसेशन का मतलब होता है सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड. ठीक है, मार्केट में ऑलरेडी ज्यादा प्रोडक्शन है, कंज्यूमर है नहीं ड्यू टू लैक ऑफ इनकम, तो हो सकता है प्रोडक्ट आपका ना बिके. रिसेशन चल रहा है, आपने एक्सपेक्ट करा था कि प्रोडक्ट आपका बिकेगा, इसीलिए आपने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना लिया, आपने बहुत ज्यादा स्टॉक कर लिया, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि आपने ओवर से स्टॉक कर दिया, मार्केट में प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, ऑलरेडी सबके पास वो प्रोडक्ट है या कंज्यूमर आ नहीं रहे उस प्रोडक्ट के लिए, तो मार्केट में क्या हो जाएगा, रिसेशन क्रिएट हो जाएगा और ओवर प्रोडक्शन की वजह से आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा. तो जब रिसेशन होता है, जैसे कार्स एंड अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब नहीं बिकते हैं, तो इन कंपनीज का फिर क्या होता है, वो ह्यूज लॉसेस हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन या तो उनको स्लो करना पड़ता है या प्रोडक्शन रोक देना पड़ता है. जब ऐसा करेंगे इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन होगा नहीं तो लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो लेबर को या तो निकाल दिया जाएगा या फिर नए लेबर नहीं लेंगे, जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है. सो बिजनेस एनवायरनमेंट सफर करता है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड यदि प्रॉस्पेरिटी है, कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा खरीद रहा है, स्पेंड कर रहा है, तो नेचुरली प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा, तो बिजनेस को फायदा होगा. सोशल फैक्टर्स अफेक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट and cultural influences of the time. For example, fashion designer, यदि वो पर्टिकुलर स्टाइल, बेल बॉटम पैंट होते हैं ऐसे ऐसे वाले बेल बॉटम्स, तो यदि ऐसे पैंट मार्केट में ज्यादा चल रहे हैं, टेंड्स टू बी, यदि और इकोनॉमी ज्यादा कंजर्वेटिव है, आपने बनाया बेल बॉटम, आप फैशन आइकॉन हो, आपने फैशन डिजाइनिंग किया या फैशन के स्टोर्स हैं आपके, और आपने बेल बॉटम काइंड ऑफ या ऐसे स्ट्रिप्ड या शॉर्ट्स आप बेच रहे हो, लेकिन आप जिस इकोनॉमी में बेच रहे हो वो थोड़ी कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इकोनॉमी है, जहाँ नॉर्मल या फॉर्मल पैंट पहनना ज्यादा लोग पसंद करते हैं, वहाँ आपका बेल बॉटम पैंट नहीं बिकेगा, वहाँ आपके शॉर्ट्स नहीं बिकेंगे, वहाँ कैजुअल वेयर ज्यादा नहीं बिकेगा, तो इससे आपको लॉस हो जाएगा.
तो बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा ही भेष तो होना चाहिए। तो जैसा इकोनॉमी हो वैसे लोगों का सर्वे करो, सर्वे करके पता करो कि लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और वही बनाओ। जो लोगों को पसंद है वही परोसो, ठीक है। तो जिसको जो भाई वही खिलाया जाए तो उनको अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा, ठीक है, और आपका बिजनेस भी अच्छा रहेगा। तो ये रिसर्च करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है बिजनेस करने से पहले। ये सोच लो, देख लो आने वाले टाइम में कैसा प्रोडक्ट चल सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मतलब प्रोड्यूसर्स फिल्म बना रहे होते हैं और उनको लग रहा होता है कि ये फिल्म चल जाएगी, लेकिन यदि उसमें ऐसा कुछ आइडिया है जो वहाँ की सोसाइटी शायद एक्सेप्ट ना करे, तो वो फिल्म फिर फ्लॉप हो जाती है। तो भले ही कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया हो, कितना ही अच्छा, कितना ही लिबरल काइंड ऑफ फिल्म वो बने, लेकिन जिस सोसाइटी के लिए बन रही है वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ना करे, तो बिजनेस फिर फ्लॉप हो जाएगी, वो फिल्म फ्लॉप हो जाएगा। तो सोशल एक जो फैब्रिक जिसको हम बोलते हैं सोशल कल्चर, इंडिया का अपना एक सोशल कल्चर है, मिक्स्ड कल्चर है। कहीं पंजाबी ज्यादा है, कहीं बंगाली ज्यादा है, कहीं साउथ इंडियन ज्यादा है। तो वी नीड टू नो देयर लोकल, जिसको हम फ्लेवर बोलते हैं, लोकल फ्लेवर को जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप चाय क्यों ना बना रहे हो, चाय क्यों ना बेच रहे हो, तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि उस एरिया के लोग कैसे चाय पीते हैं। क्या वो दूध डाल के पीते हैं, क्या वो इलायची डाल के पीते हैं, क्या वो नींबू वाली पीते हैं, वट काइंड ऑफ। नॉट ओनली गारमेंट्स, हर चीज के लिए एक सोशल टेक्सचर को जानना बहुत जरूरी होता है, तभी हम उस चीज को सक्सेसफुली कर पाते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले सोशल फैक्टर्स जानना बड़ा जरूरी होता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस इकोनॉमी में हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी से क्या होता है, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होते हैं, जिसके वजह से भी आपको फायदा मिल सकता है। तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अफेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस अ बिजनेस इज फोर्स्ड टू कीप पेस। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, तो आपको भी अपग्रेड होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कंप्यूटर्स वेर फर्स्ट इन्वेंटेड दे वेर साइज ऑफ अ रूम। Users were forced to employ punch cards to perform basic functions. Today, computers are more powerful and can fit into a palm. ठीक है, एक लैपटॉप, एक टैब आपके हाथों में फिट हो सकता है, मोबाइल हाथों में फिट हो सकता है। तो आपको भी अडेप्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। सो बिजनेस दैट डू नॉट कीप अप विद द टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी बदल रही है, यदि आपका बिजनेस उस टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट ना कर पाए या एडजस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बराबरी पे ना आए, तो रिस्क हो जाता है, ठीक है। सो ये आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, आपको नुकसान पहुंचा देगा। वाइस वर्सा, आप यदि अपग्रेडेड हो और टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हो तो आपको फायदा मिलेगा। लीगल फैक्टर्स, often a business will need a change how it operates for legal reasons। ठीक है, जैसे जैसे इकोनॉमी में लॉ बदलते हैं, और सीएस के लिए तो लॉ सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी में लॉ बदलते रहते हैं, आपके बिजनेस के डिसीजन भी लॉ के अकॉर्डिंग बदल जाने चाहिए। यदि आप अपडेटेड नहीं हो तो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। या फिर फ्यूचर में सपोज, एक सीएस का काम भी यही होता है कि फ्यूचर के जो लॉज होने वाले हैं, फ्यूचर लॉज जो चेंज होने वाले हैं, अमेंडमेंट होने वाला, जो चेंज होने वाला है, ये हम यदि पहले से डिसाइफर कर लें, पहले से यदि जिसको बोलते हैं फोरकास्ट कर लें, ठीक है, यदि हम पहले से फोरकास्टिंग यदि कर लेते हैं, तो इस चेंज के लिए हम रेडी रहेंगे। कंपनी फॉर्म सीएस क्या करेगा, अपने फॉर्म को रेडी रखेगा, और रेडी होने की वजह से जब ये चेंज आएगा उसको ये अनसर्टेन नहीं लगेगा, उसको ये रिस्क नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है यदि इससे वेल अवेयर हो आने वाले चेंजेस में, आने वाले लॉज में, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग आपको चलना ही पड़ेगा। जैसे यदि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप ये सब गवर्नमेंट के लॉज के अकॉर्डिंग नहीं चले तो इनको बंद कर दिया जाएगा, शट डाउन, इनको बंद कर दिया जाएगा, बिलियंस लॉस हो जाएगा। तो दे शुड अंडरस्टैंड कि लॉज चेंज हो रहे हैं, they should adapt accordingly. For example, if a part of the machine is found to be defective, the company may need to issue a recall. For if other companies in the same industry are being sued over something like a data breach or confidential information, a business
may need to change। ठीक है, तो यदि कॉन्फिडेंशियल डेटा से रिलेटेड आजकल बहुत लॉ आ रहे हैं, आईटी से रिलेटेड बहुत लॉ आ रहे हैं, और उस आईटी से रिलेटेड हमने अपने को नहीं चेंज किया, अपनी पॉलिसी हमने नहीं बदली, जैसे व्हाट्सएप पे कितना डेटा लीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाए हैं, गवर्नमेंट ये जानना चाह रहा है कि व्हाट्सएप का जो सोर्स है, व्हाट्सएप का जो सोर्स है उस सोर्स को हम समझ पाए, क्योंकि बहुत बार व्हाट्सएप थोड़े से इकोनॉमी के सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो जाते हैं, तो उस सोर्स को समझने के लिए गवर्नमेंट चाहता है कि मुझे व्हाट्सएप के सारे सोर्स का पता चले, लेकिन व्हाट्सएप के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो ये प्राइवेसी रखना चाहता है, कस्टमर की प्राइवेसी वो रखना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ और चाह रही है। तो ये दोनों ऑपोजिट काइंड ऑफ लॉज हो जाते हैं, बट फाइनली व्हाट, यदि बिजनेस करना है तो आपको गवर्नमेंट के लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, तो यू शुड अडॉप्ट टू द चेंज, अदरवाइज लॉस। सो दिस इज, तो व्हाट इज एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट वही है, आपके सराउंडिंग जितनी भी चीजें हैं वो आपके बिजनेस डिसीजन को कैसे इफेक्ट कर रही होती हैं, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये आपके बिजनेस को कितना अफेक्ट कर रही हैं, कितना डिसीजन आपको अफेक्ट कर रही हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या, जो आपके आसपास हो, जो आपके सराउंडिंग हो, जो आपके बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट करे, यदि आप उस चीज को पहले से समझ गए, जो कि अनसर्टन है, जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, तो आपका रिस्क कम हो जाता है, आपके बिजनेस के अच्छे होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन आप उस एनवायरनमेंट को ना समझें और उस थ्रेट को ना समझें, उस एनवायरनमेंट को ना समझें और अपने बिना रिसर्च के प्रोडक्शन यदि किया और प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की, तो हो सकता है आपका बिजनेस लॉस, हो क्या सकता है, ऑलमोस्ट श्योर कि वो बिजनेस लॉस में ही जाएगा। ठीक है, सो बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल। तो इसी एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया यदि एनवायरनमेंट को, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो, चाहे सोशल फैक्टर्स हो, चाहे पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, इसको कितना कंड्यूसिव करता है, वर्ड याद रखना, कंड्यूसिव, बिजनेस के लिए कंड्यूसिव एटमोसफियर चाहिए, अच्छा, कंफर्टेबल एंड फेवरेबल, कंड्यूसिव का एक और टर्म आप लिख सकते हो, फेवरेबल एटमोसफियर चाहिए बिजनेस करने के लिए, सपोर्ट करने वाला एनवायरनमेंट चाहिए। यदि आप उसको सारे देते हो, चाहे वो पॉलिटिकल फेवरेबल एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमिक फेवरेबल हो, सोशल फेवर में हो, तो यदि उसको फेवरेबल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट हम देते हैं, तो इंडिया में बिजनेस करना आसान हो जाएगा, और ये हुआ है। ठीक है, इंडिया क्लाइम्स 23 प्लेसेस इन वर्ल्ड बैंकिंग, जो वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, जिसमें इट्स द ओनली नेशन, प्राउड वाली बात है, वी आर प्राउड टू बी इंडियन इन सच अ केस, कि इंडिया ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपना रिकॉर्ड बेहतर से बेहतर किया है। इट इज द ओनली नेशन टू हैव मेड इट टू द लिस्ट ऑफ टॉप 10 improvers फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस, कि इंडिया ने लगातार 2 साल तक इंडिया ने अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है। रैंकिंग किसमें, वर्ल्ड बैंक ने एक रैंकिंग की थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, उस बिजनेस के रैंकिंग में इंडिया ने अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है। तो इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2014 में 142 था, 2015 में 130, 16 में देखो और इम्प्रूव, 130, 17 में 100, 30 पोजीशन, एंड सीधा आता है 2018 जहाँ 77। तो ये देखो 23 पोजीशंस हमने इम्प्रूव किया है। ठीक है, तो इंडिया क्लाइम्स 23 प्लेसेस इन वर्ल्ड बैंकिंग, वर्ल्ड बैंक की जो रैंकिंग है उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक बोलते हैं इसको, डीबीआर रिपोर्ट भी बोल सकते हो, डीबीआर रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी बोलते हैं। ये कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, और उसमें इंडिया ने अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है। जैसे देखो, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, पहले क्या था, 181 रैंकिंग था, कंस्ट्रक्शन परमिट में हमारी रैंकिंग 181 हुआ करती थी, अब 52 है। बिजनेस स्टार्ट करने में हमारी रैंकिंग 156 थी, अब 137 है। ठीक है,
पहले 146 हुआ करता था, अब 80 रैंकिंग एंड ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर। तो सब में देखोगे थोड़ा बहुत हमारा एक इम्प्रूवमेंट है, जिसकी वजह से 23 प्लेसेस। तो ये जो रैंकिंग होती है ये इन क्राइटेरिया के बेसिस पे होती है, ठीक है। कोई भी रैंकिंग उसके लिए कॉमन क्राइटेरिया तय किया जाता है, तो ये क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे इसकी रैंकिंग तय की जाती है। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, स्टार्टिंग अ बिजनेस, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, तो ये कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। तो रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी में हमने कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं किया, ये अभी भी हमें मेहनत करनी है, हमें अपने एनवायरनमेंट को बेटर करना है, गवर्नमेंट को और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प करना पड़ेगा ताकि ये स्टैटिस्टिक्स इंप्रूव हो सके। बाकी इन सारी चीज़ों के लिए हमने अपने आप को लगातार 2 साल तक अपने आप को इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से पहले रैंकिंग 100 हुआ करती थी, अब 77 है और 23 प्लेसेस अकॉर्डिंग टू 2019। 2020 और 21 का डेटा नहीं ले रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 2020 में कोरोना पैंडमिक, 21 में उसका असर, तो वर्ल्ड बैंक इस रैंकिंग को अभी ग्रांट नहीं कर रहा। तो आपके एग्जाम में भी, CSWT में भी आपको 2019 तक की रैंकिंग पूछेंगे। अब हम वर्ल्ड का हिसाब देख लेते हैं। इजीएस्ट, सबसे ज्यादा इजीएस्ट कहाँ है बिजनेस करना, इजीएस्ट रैंकिंग न्यूजीलैंड। यदि कभी बिजनेस करना हो, फर्म बनाना हो, CS कोई कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, तो ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड की कंपनी ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ बिजनेस करना बड़ा आसान है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, गवर्नमेंट सपोर्ट, इवन सो ऑन, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, ये सारे स्टैटिस्टिक्स उसके बेस्ट है। न्यूजीलैंड, सिंगापुर हमारा ही नेबरिंग नेशन, बहुत अच्छा FDI को बुलाता है, बड़े बिजनेसमैन वहाँ जाते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर वहाँ जाता है, फॉरेन कंपनीज वहाँ जाती है, क्यों? क्योंकि वहाँ इज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है। तो स्कोर देखो 86.8, 86 बहुत क्लोज है। हांगकांग वापस, डेनमार्क, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, 1 2 3 4 5 6th रैंकिंग है ना। फर्स्ट न्यूजीलैंड, 6th रैंकिंग। इट्स नॉट दैट इजी टू डू बिजनेस इन US। जॉर्जिया, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, स्वीडन। सो these are the countries जहाँ बिजनेस करना easiest है। very very close ranking. India is of course nowhere, but still we are improving. That's the only console we have. India is improving on its ease of doing business. So इसको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, doing business assessment provides objective measures of business regulation and their enforcement across 190 economies on 10 parameters, जैसे कंस्ट्रक्शन परमिट है, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर है, एंड गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ पैरामीटर है जिसके बेसिस पे ये रैंक करा जाता है, जिसके वजह से एक DTF स्कोर तय किया जाता है, डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर। उसमें इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है फ्रॉम 60 to 67। हमें जो पॉइंट पहले मिलते थे वो 60 का स्कोर मिलता था, अब हमारा जो स्कोर है वो 67। तो DTF स्कोर भी हमारा इम्प्रूव हुआ है। 79 रैंक इन 5 years। तो वो तो हमने जो 23 का इम्प्रूवमेंट बोला था, तो वो तो 2 साल का था, है ना, 2017 एंड 2018। तो 79 रैंक हमारा इम्प्रूव हो चुका है फ्रॉम लास्ट 5 years। यदि हम देखें सिंस 2008, 4 एरियाज ऑफ बिग इम्प्रूवमेंट। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, हम जो बैंकरप्ट होती है कंपनी या इंसॉल्वेंट होती है, उस इंसॉल्वेंसी को केस को हम कितने जल्दी, कितने अच्छे से, जो इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया है वो कितने अच्छे से उसको सॉल्व करती, कितने जल्दी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। कंस्ट्रक्शन परमिट, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, स्टार्टिंग अ बिजनेस, इन सारे कंडीशंस के बलबूते पे हमारी जंप 79 रैंक जंप कर गई है। देखो कितना शार्प जंप है, ठीक है। तो 4 एरियाज ऑफ बिग इम्प्रूवमेंट, Mumbai and Delhi. From next year, the study will also include Bangalore and Kolkata. They are the major metropolitan cities. The important features of Indians, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या फीचर्स हैं। इंडिया को वन ऑफ द टॉप इम्प्रूवर मान रहा है वर्ल्ड बैंक, बड़ी अच्छी बात है,
कि हम वन ऑफ द टॉप इम्प्रूवर हैं। जो ब्रिक्स नेशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसमें भी वन ऑफ द टॉप इम्प्रूवर है। India has recorded the highest improvement in 2 years by large countries since 2011. Doing report हमारा 53 positions जम करा है। As a result, South Asia में हमारे इंडिया की steady growth है। देखो steady growth है, 142, 130, 100, 77, 63। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग 63 पे, 77 2018, 63 2019। ठीक है, ये दो डेटा याद रखना है। रैंकिंग हमारी 77 100 नेशंस के हिसाब से एंड 63, तो इट इज अ गुड जंप। तो किस में हमने इम्प्रूवमेंट किया? डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट पे रैंकिंग 52 थी, अब 27, ह्यूज जंप। कंस्ट्रक्शन परमिट अब जल्दी से मिल जाता है। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में रैंकिंग हमारी 80 थी, अब 68। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी में हमारी रैंकिंग 108, अब है 52। But there are bad news as well कि protecting minority investors ranking fall हुई है, getting credit fall हुई है, and 163 ये same ही रहा है, लेकिन still we have done good job। ठीक है, तो ease of doing business के लिए ये कुछ criteria है, ये कुछ criteria है जिसमें यदि हमने अच्छा कर लिया, ठीक है, ये यदि हमने अच्छा कर लिया तो we will be equal to easiness of doing business, बिजनेस हमारा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखो बिजनेस स्टार्ट करना, कंस्ट्रक्शन परमिट, इलेक्ट्रिसिटी मिलना, क्रेडिट मिलना, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, टैक्सेस को जो पे कर रहे हैं उनको कैसे देख रहे हैं, बॉर्डर का ट्रेडिंग हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, जो लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है सप्लायर एंड एम्प्लॉयर के बीच में, फर्म के बीच में, वो कितना इन्फोर्स हो रहा है, इंसॉल्वेंसी के केसेस कितने जल्दी रिजॉल्व हो रहे हैं, लेबर मार्केट, तो ये सब इक्वल्स टू गुड बिजनेस, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग 130। ठीक है, तो रैंकिंग 130 देशों में यदि हम देखें तो इंडिया की रैंकिंग धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, यदि हम 2019 का रिफॉर्म एक्शन प्लान देखें उसके हिसाब से इंडिया में यदि अपनी रैंकिंग हम देखें कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे आसान, सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ जाता है, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ इन्वेस्टेड हो रहा है, गवर्नमेंट कहाँ सबसे प्रोएक्टिवली बिजनेस को इजी करने में लगी हुई है, बिजनेस को सपोर्ट करने में लगी हुई है, दैट इज आंध्रा। ठीक, कंटिन्यूसली हमने ये देखा है कि आंध्रा, तेलंगाना, दिस आर द स्टेट्स जहाँ रेगुलरली वर्ल्ड बैंक के रैंकिंग में ये लोग आते हैं, और यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जिसको एनवायरनमेंट हम बोलते हैं, तो कंस्ट्रक्शन परमिट यहाँ आसानी से मिल जाता है, सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है, यहाँ पैन टैन डिन ये करना आसान होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो है हर्डल है, प्रॉब्लम है, वो मिनिमम है इन एरियाज में। तो फर्स्ट पोजीशन आंध्रा, देन यूपी, तेलंगाना, एमपी, झारखंड, ठीक है, चंडीगढ़, हिमाचल, राजस्थान, बंगाल, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब तो ये था हमारा स्टेट वाइज हमारा रिपोर्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अकॉर्डिंग। तो अब हम इसका देखेंगे कि इंडिकेटर वाइज मुंबई दिल्ली का कंपैरिजन, जो इंडिकेटर है कंस्ट्रक्शन परमिट, ट्रेडिंग अक्रॉस, इसमें हर स्टेट कैसे परफॉर्म कर रहा है आफ्टर दिस ब्रेक। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट कि स्टेट वाइज हम देखेंगे कंपैरिजन, कंस्ट्रक्शन परमिट एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी तक जो हमने देखा वो ये कि इंडिया की जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो ग्रेजुअली इम्प्रूव करी है बिकॉज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, गुड बिजनेस एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट, फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? जो आसपास आपके हैं सप्लायर, कस्टमर्स, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं। ये जितना हम अच्छा कर पाएंगे एक बिजनेस के लिए उतना अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है।
और इससे बिजनेस करना आसान होता है, जिसके वजह से इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव करी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट वाइज इसका कंपैरिजन देखेंगे और क्राइटेरिया वाइज देखेंगे कौन से क्राइटेरिया में गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस लाया है। गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड है, उस वो क्या क्या नए चेंजेस वो लाए हैं, डिजिटली उन्होंने क्या अपने आप को मेकओवर किया है ताकि ये चीज हो सके। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी ये जो रैंकिंग है ये कैसे इम्प्रूव हो पाई। सो विल गेट दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।